हेलो। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका आने वाला है वो आने वाला है भौतिक परिवर्तन। क्या आने वाला है? भौतिक परिवर्तन। मतलब अगर नॉर्मल हमसे कोई पूछ देता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे? ऐसे परिवर्तन जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के आकार, अवस्था या रूप में परिवर्तन होता है। किसमें किसमें? आकार और अवस्था और क्या? रूप में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। क्या क्या बताया? ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु के आकार, अवस्था व रूप में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसके रासायनिक गुण रासायनिक गुण और उसकी संरचना ना बदले। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या बताया? जिस परिवर्तन में किसी वस्तु के आकार, अवस्था और रूप क्या हो जाए? बदल जाए। रासायनिक गुण और संरचना क्या क्या? रासायनिक गुण और उसकी संरचना ना बदले, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अगर वहीं पे एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या बता सकते हैं? बर्फ का पानी में पिघलना। जो बर्फ है पानी में पिघलती है। ओके, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। सेकेंड में अगर देखें तो क्या बता सकते हैं? पानी का उबलना। क्या बता सकते हैं? पानी का उबलना। पानी का उबलना भी आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। एक और अगर बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं? कागज का काटना। कागज का काटना मतलब काट के इसे जोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट और बता सकते हैं अगर देखो तो पानी का चीनी में घुलना या चीनी का पानी में घुलना। चीनी का पानी में घुलना। तो हमने क्या बताया अभी? अभी आपको बताया भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन किस स्टेप में देखा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के आकार, अवस्था और रूप क्या हो जाए? बदल जाए। रासायनिक गुण और संरचना ना बदले, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल्स में हमने क्या देख लिया? बर्फ का पानी में पिघलना, पानी का उबलना, कागज का काटना और चीनी का पानी में घुलना। ये सभी कौन से परिवर्तन हैं? भौतिक परिवर्तन है। याद रहेगा। इसके बाद देखेंगे, पहले इसे लिख लीजिए। आगे अगर और देखें तो नेक्स्ट इसी में नोट बना के कुछ क्या लिख सकते हैं? देखिए, जो नोट बना के लिख सकते हैं तो क्या बता सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं आपके वो अस्थाई होते हैं। इसे आसानी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब जितने भी भौतिक परिवर्तन होंगे वो सभी कहते होते हैं अस्थाई होते हैं। इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ये अस्थाई होते हैं तो इनका क्या बनाएंगे? नोट टाइम में बना के लिख देंगे। इस टाइम में जैसे यहाँ पे नोट बनाएंगे और लिख देंगे इस जगह पर, इस जगह यहाँ नोट डालिए और फिर बाकी ये कंडीशन जितनी दी गई वो सारा लिख लीजिए। ओके, फिर इसके बाद में हेडिंग डालेंगे रासायनिक। ओके, फिर रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। ओके, तो अगर रासायनिक परिवर्तन देखें तो क्या बताएंगे? ओके, अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो क्या बताएंगे? जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के रासायनिक गुण और संरचना बदल जाती है। क्या क्या बदल जाती है?
रासायनिक गुण और क्या, संरचना। दोनों कैसे हो जाते हैं, बदल जाते हैं, मतलब दोनों चेंज हो जाते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ बन जाता है। ओके, नया पदार्थ बन जाता है। तो कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं, रासायनिक। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल क्या क्या देख सकते हैं। नंबर 1, जैसे लोहे में जंग लगना। जंग लगना, तो जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाती है, वो रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना। ओके। तीसरा बताएंगे, दूध का दही बनना या दूध से दही बनना। ओके। और क्या बता सकते हैं, कागज का जलना। कागज का जलना। ओके। ये सभी कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मतलब हमने रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या पढ़ा, ऐसे परिवर्तन जिस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण, क्या क्या, रासायनिक गुण और संरचना बदल जाती है और उसके बाद आपका नया पदार्थ बनता है। इसके एग्जाम्पल्स हमने क्या पढ़े, जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना, कागज का जलना। ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन है। ओके, तो याद रखिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी में अगर इसकी विशेषताएं और देखें तो विशेषताएं क्या क्या रहेंगी, ये भी देख लीजिएगा। क्या बताएंगे, विशेषताएं। विशेषताएं। ओके। अगर विशेषताएं की बात करें तो क्या बताएंगे, इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। नंबर 1 तो विशेषता ये होगी। दूसरी, यह परिवर्तन हमेशा उल्टा नहीं होता। परिवर्तन सामान्यतः उल्टा नहीं होता। उल्टा नहीं होता। ओके। अगला पॉइंट क्या बता सकते हो, इसमें बता सकते हो कि इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। क्या क्या, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या फिर अवशोषण। याद रहेगा, मतलब इसमें या तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा या तो अवशोषण हो जाएगा। इसी में अगर नोट बना के लिखना चाहो तो नोट इसी पे बना सकते हो जो आपका ऊपर बना है। इसमें क्या बता सकते हो, ये परिवर्तन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, इसे आसानी से प्राप्त किया नहीं जा सकता। ओके, मतलब ये जो परिवर्तन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और ये परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं। लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी में अगर और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, या फिर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया क्या होती है। आपका यहीं से रिएक्शन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो क्रिया क्या होती है, कैसे बताएंगे, जरा देखिए। पहली हेडिंग क्या डालेंगे, रिएक्शन। रिएक्शन या फिर अभिक्रिया। ओके। अगर हमसे जनरल कोई पूछता है कि अभिक्रिया क्या होती है तो क्या बताओगे, वह क्रिया जिसमें पदार्थ के, क्या बताओगे, वह क्रिया जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना और क्या, वह क्रिया जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणधर्म
में परिवर्तन होता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन। क्या क्या बताया? वह क्रिया जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म में परिवर्तन होता है, आपकी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया। अब नॉर्मल अगर देखा जाए अभिक्रियाओं के प्रकार होंगे, तो अगर देखा जाए अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार, तो अगर अभिक्रियाओं के प्रकार में देखें तो अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक होती है नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, और नंबर दो होती है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बताया? जो क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक नाभिकीय और नंबर दो रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी में बात आती है कि आपकी नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ओके, तो अगर नाभिकीय अभिक्रिया की बात करें तो क्या बताएंगे? वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? परमाणु के नाभिक। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, वो अभिक्रियाएं आपकी नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ये ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित, परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या बताया? सबसे पहले हमने बताया अभिक्रिया क्या होती है। तो अभिक्रिया में बताया जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणधर्म, संगठन, संरचना और गुणधर्म में परिवर्तन हो जाए, क्या कहलाएगी? अभिक्रिया। फिर इसके बाद में बताया अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो बताया अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक नाभिकीय अभिक्रिया और नंबर दो रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आती है नाभिकीय अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो क्या बताओगे? जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। किसके? परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर दोनों के एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल अगर देखें पहले नाभिकीय अभिक्रिया का, तो क्या बताओगे? जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद तो क्या बनता है? 2 हीलियम 4 प्लस क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन। ओके, तो ये जो अभिक्रिया है इसमें परमाणु के नाभिक भाग लिए थे, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो क्या अल्फा कण बना और न्यूट्रॉन निष्कासित हो गया। ऐसे ही अगर रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखें तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बता सकते हैं? जैसे कि जिंक ऑक्साइड होता है। ओके, इसकी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब रिएक्शन कराते हो तो ये प्लस माइनस जेडेन क्या होता है? SO4 के साथ आ जाता है। दोनों पे दो दो का चार्ज होता है। मल्टीपल करोगे क्या वैल्यू आ जाएगी? ZnSO4। दो और दो कॉमन है तो बाहर ले लेना, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2O, H2O। तो याद रखना है दोनों पे। जैसे नाभिकीय अभिक्रिया का हमने क्या बताया? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बताया? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित, जिसमें परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोनों की आपने रिएक्शन लिख दी। ओके, इसके बाद आगे जरा देखिए, या फिर हेडिंग डालिए नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर। देखिए, अब हम बात क्या करेंगे? नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर। ओके, तो एक तरफ क्या डालेंगे? नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, और एक तरफ रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया। ओके, इसमें अगर पहला पॉइंट देखें तो क्या बताएंगे, इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? नाभिक। किसके? परमाणु। परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। नाभिकीय क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। रासायनिक क्रिया में क्या होता है, इसमें परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित, इसमें परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। ओके, अब इसमें दूसरा अगर पॉइंट लिखें तो दूसरा पॉइंट क्या बता सकते हैं, इसमें एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाते हैं। एक प्रकार के परमाणु, एक परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। इसमें क्या बताएंगे, परमाणु के रूप में कोई चेंजमेंट नहीं होता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या बताओगे? परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी में अगर हम तीसरा पॉइंट बताएं तो तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इसमें परमाणु के संगठन, संरचना, गुणधर्म में परिवर्तन होता है। किसका? परमाणु के संगठन, संरचना, गुणधर्म में परिवर्तन होता है। इसमें क्या बताओगे? अणु के, किसके? अणु के संगठन, संरचना और बाकी सेम है। इसमें परमाणु का होता है, इसमें अणु के संगठन, संरचना, गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, इसकी एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल इसका हमने लिखा था ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, दोनों मिलके अल्फा कण बना रहा था, वो हीलियम को प्लस न्यूट्रॉन निष्कासित हो रहा था। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें हमने लिखा था जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ऐड होकर के बना रहे थे ZnSO4 और H2। तो क्या लिखोगे? ZnSO4 और H2, राइट। तो पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, जल्दी से देखिए। इसी में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक क्रियाएं होती क्यों? ओके, चलिए बात कर लेते हैं। क्या बताओगे? पूछा गया जैसे ही, क्या रासायनिक क्रियाएं अभिक्रियाएं होती क्यों है? ओके, ऐसे ही नॉर्मल कोई पूछ जाता है कि रासायनिक क्रिया होती क्यों है, जैसे इतना तो याद रखिएगा कि रिएक्शन कोई भी होती है, मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन ए से बी हो रही है, मतलब कोई अक्रिया ए से बी हो रही है,
अब जो अक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहता है। क्या कहता है? अभिकारक। और जो बनता है आपका रिएक्शन उसे क्या कहता है? उत्पाद। ओके, तो क्या बताओगे? जब अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा या अभिकारकों की ऊर्जा, अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से अधिक होती है, उत्पादों की ऊर्जा से अधिक होती है, अधिक होती है। क्या बताया? जब अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से अधिक होती है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपक्रिया होती है, अपक्रिया होती है। क्या आंसर बताया इसका? जब अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से अधिक होती है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपक्रिया होती है। यहाँ पे लिख सकते हो क्या? अभिकारकों की ऊर्जा ग्रेटर देन उत्पादों की ऊर्जा, की ऊर्जा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तब क्या होता है? अक्रिया हो जाती है। मतलब स्थायित्व जो होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। ये नोट बना के रखना, ठीक है? जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है? एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, इसी में और आगे अगर देखते हैं तो जरा देखिए। इसी में और कंडीशन क्या बनती है? देखिए, जैसे आ जाता है अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक क्या होता है। ओके, तो अभिकारक जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे माना मैंने ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है? ए से बी हो रही है। जो इसमें ए है वो आपका अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। और बी जो है वो क्या है? उत्पाद। तो कंडीशन क्या है कि जो अपक्रिया में भाग लेता है, क्या करता है? भाग लेता है। मतलब अपक्रिया में भाग लेता है, में भाग लेता है, जो और लिख देता है, ठीक है? जो अपक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के उपरांत बनता है, अभिक्रिया के उपरांत बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद। क्या कहलाता है? उत्पाद। जैसे बी जो है वो आपका क्या है? उत्पाद। ऐसे ही अगर रिएक्शन टाइम में देखें तो HCl और NaOH दोनों को जब मिलाते हो, ओके, दोनों को मिलाने से, दोनों को जब मिलाते हैं, जैसे एक प्लस होगा एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस वाला किसके साथ जाता है? माइनस वाले के साथ। तो प्लस वाला अगर माइनस के साथ जाता है तो HOH बना। HOH को क्या कहते हैं? वाटर। तो क्या बन गया? H2O प्लस। Na जो है Cl के साथ जाता था तो क्या है? NaCl। ओके, तो इसमें जो ये प्रोडक्ट है ये बना, ये क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और जो ये बना ये आपका क्या है? उत्पाद। ओके, तो जो क्रिया में भाग लेता है, क्या लेता है? भाग, वो कहलाता है अभिकारक।
और जो अक्रिया के उपरांत बनता है वो कहलाए उत्पाद। अब बात आती है उत्प्रेरक। क्या आती है? उत्प्रेरक, जो अक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है, क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। या जो अक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु उसके वेग को बढ़ा या घटा देता है, क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक में आपको क्या बताया? जो क्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं उत्प्रेरक कहलाता है। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, या घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। ओके, उत्प्रेरक कहलाता है। लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए, इसी में और अगर बात करें तो अगली हेडिंग क्या आती है आपकी? रासायनिक समीकरण। अगर रासायनिक समीकरण की बात करें तो क्या बताओगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो क्या लिखोगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद रहेगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या बता सकते हैं? जैसे मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। ओके, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर के आप गर्म करते हो। ओके, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे तो ये आपका क्या है? यहाँ पे अभिकारक है। ये आपका क्या है? उत्पाद है। याद रखें, ये समीकरण जो है ये आपका समीकरण शब्द समीकरण भी कहलाता है। शब्द समीकरण। याद रखिएगा, मतलब इसी समीकरण को शब्द समीकरण भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बताई? किसी रासायनिक प्रक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये विवरण मैंने लिखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के गर्म करते हैं तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस रूप में लिखा तो ये रूप आपका शब्द समीकरण भी कहलाता है। याद रखिए, लिख लीजिए इसे। इसके बाद आगे देखिए। ओके, इसी में अगर आगे और बात करें तो क्या बात करेंगे? रासायनिक समीकरण का लिखना। रासायनिक समीकरण का लिखना। क्या बात आती है कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं? तो क्या बताएंगे? शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके। किसके? शब्दों के स्थान पर, के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके, का प्रयोग करके। क्या बताया? शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके और अधिक छोटा रूप लिखना, और अधिक छोटा रूप लिखना, छोटा रूप लिखना। क्या बताया?
शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके और अधिक छोटा रूप लिखना रासायनिक समीकरण लिखना कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण लिखना कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इससे पहले हमने लिया था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg। और क्या लिया था? ऑक्सीजन। सूत्र क्या था? O2। दोनों को मिला करके बना था MgO। बैलेंसी अगर देखें तो 2 है ना? अगर 2 है तो 2 का यहाँ पे गुणा कर दो, 2 Mg हो गया, 2 का यहाँ पे कर दो। ओके, तो याद रखिएगा क्या बताया? शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके और अधिक छोटा रूप में लिखना रासायनिक समीकरण लिखना कहलाता है। अगर इसी पे हम संतुलित ना करें, जैसे कि इसको क्या किया? संतुलित नहीं करना है 2 मिनट में। अगर संतुलित नहीं कर रहे हैं तो ये नॉर्मल समीकरण, मतलब ये असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण ऐसे ही तो है। अगर असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण को ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। या क्या कहा जाता है? कंकाली समीकरण। तो आपको याद रखना है क्या कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कहा जाता है। अगर इतना हो जाता है तो इसके बाद में आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? क्या चीज? संतुलित रासायनिक समीकरण, राइट? अगर आपसे पूछा जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्या बताओ? कि जब अभिकारक और उत्पाद, जब अभिकारक और उत्पाद, क्या बताया? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों दोनों ओर दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या बताया? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है, बराबर होती है। तो समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण समीकरण कहलाता है, कहलाता है। क्या बताया? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपने क्या लिखा था? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। अगर हम यहाँ पे लिख लें LHL या LHS, इसे लिख लें RHS। अच्छा, LHS में अगर Mg का बात कर लें, इसकी Mg की, तो LHS में Mg कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है RHS में? नहीं, Mg कितना है? ये भी 1 है। ओके, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसमें क्या करेंगे? पूरे में 2 का गुणा कर देंगे और इधर भी 2 का कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 Mg हो जाएगा, 2 O भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या कहलाएगा? समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। ऐसा कहलाएगा? संतुलित समीकरण। ओके, तो पहले इतना तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए। ओके,
जल्दी से करिए थोड़ा। देखिए नेक्स्ट आगे अगर देखते हैं तो क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण को नेक्स्ट स्टेप में संतुलित करना सीखते हैं। रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ओके, अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं तो उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले अधिकतम संख्या वाला तत्व संतुलित करेंगे, इसके बाद शेष तत्वों को। तो नोट बना के लिख सकते हैं कि सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। बाद में शेष तत्वों को क्या बताया कि सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं और उसके बाद शेष तत्वों को। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, मैग्नीशियम लिया था, ऑक्सीजन लिया था, MgO आपका बना था। सबसे ज्यादा क्या है, O है। तो अगर पहली स्टेप में देखें, अगर O को संतुलित करते हैं तो क्या लिखोगे, Mg + O2 एरो। O को करो, यहाँ पे 2 का मल्टीपल करो, एक स्टेप हो गई। अगली स्टेप में क्या है कि Mg को शेष तत्व क्या है आपका Mg, तो Mg इधर 2 है तो इधर 2 का कर दो, क्या हो जाएगा 2Mg + O2 एरो 2MgO। ये कैसा है, संतुलित समीकरण है, राइट। पहले ये लिखो, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, लेकिन कंडीशन क्या बताई है, सबसे पहले अधिकतम संख्या वाला तत्व संतुलित करेंगे और उसके बाद शेष तत्वों को। ओके, तो लिख लीजिएगा। या फिर नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। अगर अगला एग्जाम्पल देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, क्या है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस बनता है PbO + NO2 + O2। इतनी तो कंडीशन है। अब ये कंडीशन नहीं देखते हैं, ठीक है। क्या बताया, PbNO3 का होल ट्वाइस बना PbO, NO2 और O2। सबसे पहले अधिकतम संख्या वाला तत्व संतुलित करता है। जरा बताओ अधिकतम क्या है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 3 जा 6। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है, 2 3 जा 6। अगर 6 है तो 2 2 4 और 2 6, मतलब इधर हमें कितने का गुणा करना है, 2 का। तो करिए PbNO3 का होल ट्वाइस एरो 2PbO + NO2 + O2। जरा बताइए यहाँ से आपका ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है। ओके, अगर ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है तो इसके बाद में Pb कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। अगर Pb 2 है तो यहाँ पे कितने का मल्टीपल कर दे, 2 का कर लो। 2PbNO3 का होल ट्वाइस एरो 2PbO + NO2 + O2। आप जरा 1 मिनट देखिए, N यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 का मल्टीपल, 2 दूनी 4। तो क्या करेंगे, 2PbNO3
का होल ट्वाइस एरो 2 PbO प्लस N कितने हैं, 2 दूनी 4, तो 4NO2 प्लस O2। ओके, तो ये जो समीकरण बना ये आपका यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण बना, संतुलित रासायनिक समीकरण, राइट। लिख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लिखिए जल्दी से। और रही बात ये तरीके की, तो नेक्स्ट तरीका भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर इस मेथड से आपको समझ में नहीं आया तो अगला मेथड आपको कल बताएंगे, एक मेथड आपको परसों भी बताएंगे, ठीक है। ओके, अब जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका एक और देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखिए। इसी में अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो अगला एग्जाम्पल आपका क्या रहता है, जैसे फेरस है FeH2O, दोनों मिलके आपके बनाते हैं Fe3O4 प्लस H2, राइट। इतना आपका बनता है। Fe और H2O दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, Fe3O4 और H2। अगर इंग्लिश में देखें तो सबसे ज़्यादा संख्या वाला तत्व आपका O है। O कहाँ पे, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल करें तो करिए Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H। अब जरा बताइए, O संतुलित हो सका, अब क्या बचा है Fe इधर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल करिए, 3 Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब जरा देखिए बचा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो उधर मल्टीपल कितने का कर देंगे 4 का, तो क्या आ जाएगा 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। यह आपका संतुलित समीकरण बन गया, संतुलित समीकरण। ओके, तो इसे लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी लिखे। ओके, देखिए इसी में अगर एक चीज और देख लें तो क्या बता सकते हैं, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के निरूपण, मतलब रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या फिर बोल सकते हैं संकेत। तो संकेत की अगर बात करें या भौतिक अवस्थाओं के संकेत, भौतिक अवस्थाओं के संकेत किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे आपका ठोस है, ठोस को यस सॉलिड लगा देता है, जैसे द्रव है तो लिक्विड लगा के करते हैं, सांद्र है तो एक्वस ए और क्यू लिखते हैं, और अगर गैस है तो जी लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, अगर याद रखना है तो इसी फॉर्म में एक इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर इसी का एग्जाम्पल एक देखें, जैसे सोडियम है, सोडियम कैसा होता है सॉलिड, कैसा है सॉलिड। इसको वाटर में डिजॉल्व करते हो, लिक्विड में मिलाया, जैसे ही मिलाया तो जरा बताइए Na जो होता है क्या लिखते हो OH, तो प्लस की जगह पे आ जाएगा प्लस और माइनस, क्या बनेगा NaOH। कैसा है सांद्र, मतलब एक्वस है, प्लस H2 क्या है गैस है। ओके, तो इसी तरीके से रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। जब चैप्टर हो जाएगा इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे DPP और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पहले चैप्टर में। ओके।